हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज के दिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो 0.61% की गिरावट के साथ निफ्टी में क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं कि निफ्टी ने आज के दिन 18,500 का भी सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर दिया है। इस भारी गिरावट की वजह थी आज के दिन आईटी स्टॉक्स। और अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक का सपोर्ट सही तरीके से नहीं मिलता, निफ्टी एफएमसीजी का सपोर्ट सही तरीके से नहीं मिलता, तो मार्केट में आज के दिन ये गिरावट और भी बड़ी हो सकती थी। निफ्टी में अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो मेजरली आपको सारे आईटी स्टॉक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ देखने को मिलेंगे। और वहीं एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करें, फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो उसका सपोर्ट यहाँ पे अच्छा हमें देखने को मिला है। वीकली अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी बैंक के अलावा जितने भी सेक्टर हैं वीकली बेसिस पर सभी ने रेड में क्लोजिंग दी है। और सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी आईटी में देखने को मिली है। और दोस्तों, एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो अगेन एक बार फिर से हमें एफआईआईज की तरफ से लगभग 150 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से 500 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। दोस्तों, आज के मार्केट का जो हॉट टॉपिक था वो थे आईटी स्टॉक्स, और उसमें भी स्पेशली एचसीएल टेक। अगर हम एचसीएल टेक में देखें तो इंट्राडे में आज के दिन 7% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और इस गिरावट का असर इतना ज़्यादा था कि एपी सेंटर तो हमें एचसीएल टेक में देखने को मिला, लेकिन इसके असर जो है वो आजू बाजू के भी स्टॉक्स में देखने को मिले, जैसे कि इन्फोसिस हो गए, टीसीएस हो गए, टेक महिंद्रा हो गए, एलटीआई, जितने भी आईटी स्टॉक्स थे, मेजर आईटी स्टॉक्स, सभी जगह गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, गिरावट के पीछे का जो रीज़न है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑल दो मैंने इस पर एक शॉर्ट्स ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन इस वीडियो में हम सारे आईटी स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें हम स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि गिरावट क्यों हुई। तो यहाँ पे गिरावट का रीज़न ये है कि एचसीएल टेक का जब Q1 का रिजल्ट आया था तब उन्होंने रेवेन्यू में गाइडेंस 12 से 14% के दिए थे। लेकिन जब अक्टूबर के रिजल्ट आए तो उनके पास जो डील्स थी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर थे और उस समय पर उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को इम्प्रूव कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए 14% का ये एक बैंड है और ये 12% का है, तो इस बैंड के बीच में उन्होंने रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था। लेकिन जब Q2 के रिजल्ट आए तो उन्होंने इस बैंड को नैरो कर दिया, यहाँ 13.5 और 14.5, यानी कि अपर बैंड को भी अपसाइड में रेंज दे दिया और लोअर बैंड का भी अपसाइड में रेंज दे दिया। और उन्होंने ये कहा कि रेवेन्यू गाइडेंस जो है अब हमारा बढ़ गया है। लेकिन अभी रिसेंटली जो इन्वेस्टर डे के दिन जो मीटिंग हुई है उसमें एचसीएल टेक ने ये कहा है कि अब जो उनका रेवेन्यू का गाइडेंस है वो लोअर रेंज में आपको देखने को मिलेगा, यानी हो सकता है कि 13.5% के नीचे भी आता हुआ आपको रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली जहां उन्होंने ग्रोथ को इंक्रीज किया था अब वो ग्रोथ को जो है तो डाउनग्रेड कर दिए हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में निराशा हुई है। लेकिन ये निराशा क्यों हुई है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ऑलरेडी जो है यहाँ पे मार्केट रिसेशन की चिंता से उबरा नहीं है। और जब वहाँ पर मेटा, फेसबुक, अमेज़ॉन, ट्विटर जैसे बड़ी बड़ी दिग्गज जो हैं अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर रही हैं, फायर कर रही हैं, और फिर उस पर आईटी स्टॉक्स एचसीएल टेक जैसे जाइंट जो है रेवेन्यू गाइडेंस को डाउनग्रेड कर देते हैं, तो मार्केट की जो चिंता है रिसेशन को लेकर के वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही रीज़न है कि जब एचसीएल टेक ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को डिक्रीज़ कर दिया तो इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्टर्स को चिंता हुई, क्योंकि एक ने स्टार्ट कर दिया है तो हो सकता है बाकी भी अपने रेवेन्यू के गाइडेंस को जो है तो स्लो कर दें और आने वाले Q3 और Q4 में कंपनी के रिजल्ट जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट देखने को मिल सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से बाकी के भी आईटी स्टॉक्स में हमें आज के दिन बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद अब हम एक बार देख लेते हैं कि एनालिस्ट का क्या कहना है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर्मर हेड जो हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है दिस इज़ अ स्मॉल वार्निंग, मतलब ये एक छोटी वार्निंग है अभी भी। और इनका ये कहना है कि जैसे ही हम 2023 के अंदर एंटर करेंगे वैसे ही विद इन नेक्स्ट 6 मंथ में ये जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं ये आपको और भी चीपर अवेलेबल हो सकते हैं। यानी इनका ये मानना है कि जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, टेक ओरिएंटेड कंपनी है, उनको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, एनालिस्ट ने यहाँ पे जले पर और भी नमक छिड़कने का काम कर दिया और उसमें भी क्रेडिट स्विस ने सुबह सुबह ही यहाँ पे बड़े खतरनाक से टारगेट दे दिए। और यहाँ पे क्रेडिट स्विस का ये कहना है कि जितने भी टेक स्टॉक्स हैं वो सारे जो हैं तो वैल्यूएशन के मामले में अभी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं
और यहाँ से अभी वैल्यूएशन और भी ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। यानी एचसीएल की बात करें तो 20% और करेक्शन का रिस्क है इसमें, तो वहीं इन्फोसिस में 15% का करेक्शन है, विप्रो में भी 15% का करेक्शन है और टीसीएस की बात करें तो 8% का करेक्शन का रिस्क जो है इन स्टॉक्स में अवेलेबल है। यानी कि क्रेडिट स्विस के हिसाब से एचसीएल टेक 20% गिरता है, इन्फोसिस 15% गिरता है और टीसीएस 8% गिरता है, तो ये स्टॉक अट्रैक्टिव या फिर फेयर वैल्यूएशन पर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है इंस्टेंस ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी अगर हम बात करें 2015 में तब भी ये सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। एचसीएल टेक वॉज द फर्स्ट कंपनी जिसने ये कहा था कि आने वाले कुछ क्वार्टर जो हैं वो सॉफ्ट देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो एचसीएल टेक में लगभग 30% की गिरावट उसके ऑल टाइम हाई से हमें देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों ये सब जो गिरावट है, अगर आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक 2% 3% पे खरीदना शुरू कर दें, लेकिन याद रखें कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जब रैली आती है तब उसके बाद जो है तो वापस से स्टॉक को खरीदने में हाथ पैर फूल जाएंगे। और रीज़न ही यही है, देखिए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक इन्फी और एचसीएल टेक को मैंने कवर नहीं किया खरीदने के लिए। रीज़न क्योंकि मैं खुद मानता हूँ कि यहाँ पे वैल्यूएशन जो है अभी फेयर नहीं है खरीदने के लायक। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे मेरी होल्डिंग को देखेंगे तो मैंने इस स्टॉक को कई लेवल पर कई मर्तबा जो है ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे ये जो दो मेरी रिसेंटली मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी पहले की ऐड किए हुए होल्डिंग्स थे, आज के दिन मैंने यहाँ पे इनको सेल ऑफ कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एक बार फिर से इन्फोसिस जो है वो 1500 के नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, और वहाँ पे मैं वो कैपिटल एक बार फिर से डिप्लॉय करूँगा, तो हो सकता है कि मुझे 2-4 एक्स्ट्रा शेयर सेम कैपिटल पर और मिल जाएं। और दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, इससे पहले भी मैंने एस्ट्रल में भी प्रॉफिट बुकिंग की थी, और तब भी मैंने आपको बताया था जब स्टॉक जो है 2450 के अराउंड गया था, तब मैंने वहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ को सेल करके प्रॉफिट बुकिंग की थी, और वीडियो में भी बताया था कि मैंने अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बट प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने सारी होल्डिंग बेच दी है। एज यू कैन सी कि मैं यहाँ पे अभी भी 1500 के नीचे की होल्डिंग को रख रहा हूँ, और ये होल्डिंग रखूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो फेयर लगते हैं। और जब एस्ट्रल वापस नीचे आया तब मैंने उसको 2100, 2000 और इनफैक्ट 1800 के भी लेवल पर ऐड किया है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया था। अब देखिए यहाँ पे मैं कैसे वैल्यूएशन को फेयर देखता हूँ और अनफेयर देखता हूँ, उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए पी रेशियो अगर आप 3 साल का देखेंगे तो मीडियन पी पर ट्रेड कर रहा है। कमेंट्री यहाँ पे पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। एफआईआईज की तरफ से कंटिन्यूअसली सेलिंग देखने को मिल रही है। फेड के नंबर आने वाले हैं जो रेट हाइक होने थे। आरबीआई ने एक नेगेटिव जो है तो अपना कमेंट्री ऑलरेडी दे दिया है, और बजट के पहले जो है तो एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं मार्केट को डाउन साइड के लिए, और मैं उस ही अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। हो सकता है विद इन अ मंथ या फिर शायद 15 दिन या 20 दिन में वो मौका कभी भी मिले तो मैं वहाँ पर एक बार फिर से एंट्री लूँगा। फिलहाल वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 साल के मीडियन पी पर जो है तो ये इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। इसका करंट पी जो है तो 29 का है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे मीडियन पी आप देखेंगे तो 29 का ही चल रहा है। अगर हम 5 साल के मीडियन पी को देखें तो 22 का है, और यही मेरा जो टारगेट रहता है फेयर वैल्यूएशन का, मैं इसी को एक फेयर वैल्यूएशन मानता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे जो मीडियन पी था ऑलमोस्ट वहीं 25 के अराउंड ही पिछली बार जो है तो इसने अपना एक बॉटम बनाया था। तो नियर अबाउट इसके जब पी के अबाउट जब यहाँ पे ट्रेड करेगा तो ही मेरे हिसाब से यहाँ पे वैल्यूएशन ठीक ठाक माने जाएंगे। 10 साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन लगभग 20 के अराउंड है। तो यानी कि 20 से 22 के अराउंड इस रेंज के ऑल अबाउट अगर इन्फोसिस आता है तो अच्छे तरीके से इसको ग्रैब किया जा सकता है। सिमिलरली अगर एचसीएल टेक की बात करें, 3 साल का मीडियन पी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 20 का मीडियन पी ऑल अबाउट देखने को मिलेगा, और ये स्टॉक अभी अपने 3 साल के मीडियन पी के ही पास में ट्रेड कर रहा है। 20 का ही यहाँ पे मीडियन पी है। 5 साल का मीडियन पी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 का आपको देखने को मिलेगा, और अगर 10 साल का भी देखेंगे तो वो भी 16 का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर पी इसका 19 के नीचे जाता है तो वहाँ पे वैल्यूएशन एचसीएल टेक में आपको कंफर्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार फिर अगर इन्फोसिस आपको यहाँ पे 1500 के नीचे मिले तो ही उसको वहाँ पर धीरे धीरे आप एसआईपी वे में उसको एक्यूमुलेट करना शुरू करिए। और यही रीज़न है, देखिए मुझे यहाँ पे लिटरली इन्फोसिस और एचसीएल और टीसीएस जो है बहुत सही वैल्यूएशन लग नहीं रहे थे कि वहाँ पे इन स्टॉक्स को ऐड किया जाए, वो भी भर भर के। लेकिन 1500 के नीचे अगर ये स्टॉक मिलते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन स्टॉक में हैवी एक्यूमुलेशन किया जा सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म।
सिमिलरली अगर हम एचसीएल टेक की बात करें तो बिलो अगर ये 1000 के नीचे ये स्टॉक एक बार फिर से आता है तो आप चाहें तो बिलो 1000 के नीचे इसको ऐड करना चाहें तो ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे ये नीचे के लेवल में मिले 950 900 के, तो वहाँ पे आप जो ऐड करने वाली क्वांटिटी है उसको धीरे धीरे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपका वेटेज जो है एवरेज वो नीचे की साइड में रहे। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट टीसीएस, मेरे हिसाब से ये 3000 का लेवल बहुत परफेक्ट लेवल है, यहाँ पे आता है तो आप इसको डेफिनेटली फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रैब कर सकते हैं। और देखिए ऐसी गिरावट में अगर आप इसको ग्रैब करते हैं तो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर में मुझे लगता है ये टेक स्टॉक्स एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। और दोस्तों इन फ्यूचर की अगर हम बात करें, देखिए आज मैं राजनाथ सिंह जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो बीजेपी प्रो या फिर कांग्रेस प्रो या फिर आम आदमी प्रो है। ये मेरा जो चैनल है ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा यहाँ पे कोई ताल्लुकात नहीं है। और मैं यहाँ पे बिलीव करता हूँ फाइनेंशियली एजुकेट करने में, और ख़ुद भी फाइनेंशियली अपना जितना भी इम्प्रूवमेंट हो सके विद एक्सपीरियंस एंड विद नॉलेज अपना इम्प्रूवमेंट करना और दूसरों के बारे में इम्प्रूवमेंट के लिए सोचना। मैं जस्ट यहाँ पे एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि उनके भाषण में मैंने सुना, और सही बात है। मॉर्गन स्टैनली का तो मैंने अभी अभी रिसेंटली ही इंटरव्यू सुना था जो कि जी बिजनेस में आया हुआ था। अभी मैं उनकी बातें सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि 2010 में भी मॉर्गन स्टैनली का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा था कि टॉप 5 जो फ्रेजाइल इकोनॉमीज़ हैं उसमें इंडिया का भी नाम था, और टॉप 10 अगर हम इकोनॉमीज़ की बात करें 2010 की तो उसमें इंडिया का नाम नहीं था। तो यही डिफरेंस होता है ब्रोकर्स के बातों में। ये वही मॉर्गन स्टैनली है जिन्होंने टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में इंडिया का नाम दिया था। और आज की डेट की मैं बात करूं, अभी जी बिजनेस का मैंने खुद ही इंटरव्यू सुना था, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी वो देख सकते हैं, और उनका जो है तो एक आपको रिपोर्ट कार्ड भी मिल जाएगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें मॉर्गन स्टैनली ने जी बिजनेस में ये कहा था कि 2000 अगले 30 तक जो है तो इंडिया हो सकता है कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आपको बनती हुई देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी बुलिश थे वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली इंडिया की इकोनॉमी को लेकर के। तो कहने का मतलब टाइम के साथ जो है ब्रोकर्स के भी जो है विचार बदल जाते हैं। आज डेफिनेटली यहाँ पे ब्रोकर कह रहे हैं कि टेक स्टॉक्स अवॉइड करो, टेक स्टॉक्स सेल कर दो, लेकिन डेफिनेटली जब ये सारे वैल्यूएशन अच्छे मिलेंगे तो यही एसबीआई म्यूचुअल फंड होंगे, यही म्यूचुअल फंड हाउसेस होंगे और यही ब्रोकर हाउसेस होंगे जो इन लेवल पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो 100 बात की एक बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि फंडामेंटल्स आप देखिए, कंपनी की ग्रोथ देखिए, पास्ट हिस्ट्री में किस तरीके की ग्रोथ रही है। और मुझे लगता है ये सारे टेक स्टॉक्स ऐसे हैं, टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, आप अगर लॉन्ग टर्म का इनका चार्ट देखेंगे काफ़ी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म का इनका बिजनेस देखेंगे काफ़ी बेहतरीन है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये अपने शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड देते हैं। तो अच्छे वैल्यूएशन पर मिले तो आप उनको ज़रूर एक्यूमुलेट करिए और होल्ड करिए। अगर 3 से 5 साल तक होल्ड करेंगे नीचे के लेवल से ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।